हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए फिर से जैसे मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाया था वहाँ पे हम लोगों ने कन्वेंशनल क्वेश्चंस को देखा था और अब हम लोग थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना चाहते हैं जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारा सिलेबस है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल, लेबलिंग, थियोडोलाइट, टैक्योमीटर, फोटोग्रामेट्री, टोटल स्टेशंस और जितने भी हैं ये सारा हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल के बेसिस पे होता है। इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, जैसे कि हमारे पास हो गया सिटी सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, लैंड सर्वे, रूट सर्वे, और जो हमारे पास है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, माइन सर्वे एंड सिटी सर्वे। दीज आर द बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ बेस्ड ऑन द पर्पस हम लोग क्या करते हैं सॉइल का सर्वे का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उन्हीं ही से रिलेटेड आज हम लोग आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं डिस्टेंस जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि वो किसी एग्जाम में नहीं आए हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब हम लोग JEE एंड SDO के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आज हमने। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड डाटा होगा वो मैं आपको सारा बताता चलूँगा। इन ए जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, इन जियोडेटिक सर्वे हमारे पास दो तरीके का सर्वे हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज द प्लेन सर्वे, सेकंड वन इज द जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे हम लोग किसके लिए करते हैं, फॉर स्मॉल एरियाज के लिए करते हैं, और जियोडेटिक सर्वे हम लोग लार्ज एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सर्वे करते हैं उसको हम लोग जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम में जब आप जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि एरिया लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर, ओके, एरिया लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, और कुछ बुक्स में आपको एरिया मिलेगा लेस देन 200 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके के डाटाज मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको इस तरीके के डाटाज मिलते हैं तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो हमारे पास प्लेन सर्वे है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्लेन सर्वे यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया, ठीक है, और एरिया लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 195 किलोमीटर स्क्वायर। जनरली आप इन दो डाटाज को देखेंगे, 195 किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 2016, ठीक है ना, आफ्टर 2016 तो जो हम लोग डाटा लेकर चलते हैं वो हम लोग डाटा लेकर के चल रहे हैं एरिया लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बेसिस पे अगर हम लोग इस एरिया से लेसर एरिया पे अगर सर्वे करते हैं, इस एरिया से अगर हम लोग लेसर एरिया पे सर्वे करते हैं तो उस टाइप के सर्वे को प्लेन सर्वे बोलेंगे, और मोर देन 195 किलोमीटर स्क्वायर पे जो सर्वे वर्क किया जाएगा उसको हम लोग जियोडेटिक सर्वे बोलेंगे। ओके, यहाँ से पॉइंट हमको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जियोडेटिक सर्वे का सिंपल सा मतलब है कंसीडर ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। ओके, इसमें क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे का मतलब होता है कंसीडर ऑफ अर्थ कर्वेचर। अर्थ कर्वेचर को हम लोग क्या करके चलते हैं, इसमें कंसीडर करके चलते हैं। अगर आप अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करके चलते हैं इन जियोडेटिक सर्वे तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, बोलिए, वर्टिकल, कर्व्ड, इंक्लाइन और हॉरिजेंटल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा कर्व। तो ध्यान से समझिए, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है। जियोडेटिक सर्वे में हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करके चलते हैं, बट इन केस ऑफ प्लेन सर्वे हम लोग अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करके नहीं चलते। एरिया लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर, इफ एरिया लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर तो उस पे जो सर्वे किया जाएगा उस टाइप के सर्वे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन सर्वे, एंड मोर देन 195 किलोमीटर स्क्वायर तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जियोडेटिक सर्वे कहेंगे। बट जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पीछे से बने हुए हैं अगर उन्हीं क्वेश्चनों को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो उस केस में आपने ध्यान देना है, ये दोनों ऑप्शन एक में नहीं दे रखे होंगे।
ये 195 और 260 दोनों ऑप्शन एक में नहीं दे रखे होंगे, इसलिए प्लीज़ आपने इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मत सर दोनों आ गए तो फिर कौन सा होगा। तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वो गिवन जरूर करके देगा कि कोई अमेंडमेंट हुआ है या फिर अब कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसके बेसिस पे अगर क्वेश्चंस फ्रेम होता है तो उस केस में आप कहेंगे कि 195 किलोमीटर स्क्वायर को कंसीडर करके चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। इन ए ज्योडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड, या फिर ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इफ 1 एकड़ इक्वल टू, इफ 1 एकड़, ठीक है, 1 एकड़ इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर and 100 acre equal to 1 kilometer square, then 1 kilometer square equal to how many meter square? Okay, 1 kilometer square equal to how many meter square? अब देखिए जो पहले दो स्टेटमेंट दे रखे ना, 1 एकड़ इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर एंड 100 हेक्टेयर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। आपने सोचना ही नहीं है, आपने क्या बताना है, आपने सिंपल से ये बताना है 1 किलोमीटर स्क्वायर किसका इक्वल होगा डिस्टेंस, इसको मीटर स्क्वायर में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। तो सिंपली आपको पता है 1k इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ के इक्वल होता है 1 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अगर आपको इसका स्क्वायर करना पड़े तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर का स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट इज, ये कितना होगा हमारे पास, इसको हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है जिसमें 6 जीरो होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया 1 किलोमीटर इक्वल टू दिस। पर यहाँ पे हमारे को कुछ डाटा याद रखना है, प्लीज़ आपने इस डाटा को याद रखना है। अगर कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ आपने इस डाटा को याद रखना है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आएगा 1 एकड़ इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, तब आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। उन्होंने क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बट जब क्वेश्चन आएगा 1 हेक्टेयर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, सिर्फ वही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जिन्होंने इसको पढ़ा होगा। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोगों ने किस में देखा था, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ इरीगेशन इंजीनियरिंग में होता है। किस में होता है, इरीगेशन इंजीनियरिंग में काफ़ी बार यूज होता है। जब आप वहाँ पे रिजल्ट पढ़ते हैं ड्यूटी इक्वल टू 8.64 B/डेल्टा, तो जो ड्यूटी होता है उसका यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे ये जो हेक्टेयर है इसका काफ़ी बार यूज होता है, तो इसलिए इस रिजल्ट को हमने उसके लिए भी याद रखना है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर के इक्वलेंट होता है। 1 एकड़ इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर एंड 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट आपने क्या रखने स्टूडेंट्स, याद रखने। ओके, सो प्लीज़ ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट थे, आप नोटबुक में अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ सर्वे इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट। तो अगर हमारे को डिफरेंट स्ट्रेटा का पता करना है तो कौन सा सर्वे होगा हमारे पास, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे या फिर इंजीनियरिंग सर्वे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, जियोलॉजिकल सर्वे। ये हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ग्राउंड सरफेस है। व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्राउंड सरफेस। और जैसे हमारे पास इस तरीके के डिफरेंट स्ट्रेटाज है, ठीक है ना, इन सारे स्ट्रेटाज का हमको क्या करना है, पता करना है। तो ये जिस सर्वे की हेल्प से पता करते हैं उस सर्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, क्ले हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सैंड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेवल्स हो गया, लाइक दिस, ठीक है ना। और भी हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रेटाज हो सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास होता है। माइन सर्वे का मतलब किससे डिस्टेंस, यहाँ पे
माइन सर्वे का मतलब है जो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं उन सब का पता लगाना, ठीक है ना, माइन सर्वे, ठीक है ना, कोल माइंस, ठीक है, कोयले का पता करना। और जो हमारे पास जैसे बहुत सारे जो कॉस्टली और बहुत सारे जो महंगे क्या हैं मिनरल्स हैं, जस्ट लाइक एज डायमंड, यस और नो, गोल्ड। आपने देखा होगा न्यूज़ में आती रहती है काफ़ी न्यूज़ कि वहाँ पे पता चला, जैसे कुछ समय पहले यूपी में चल रहा था सोनभद्र में कि वहाँ पे क्या है, सोना मिला है, ठीक है ना, ऐसा न्यूज़ में चल रहा था। पता नहीं मिला नहीं है मिला, उसके पीछे वो खबर सारी इधर उधर हो गई, ठीक है ना, कोविड में। तो माइन सर्वे का मतलब सिंपल सा है कि जब हमारे को किसी भी मिनरल्स के बारे में पता करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइन सर्वे करते हैं। मिलिट्री सर्वे किसके लिए होता है, बॉर्डर सिक्योरिटीज़ के लिए। जो हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसी सर्वे के अंडर में क्या करता है, वर्क करता है मिलिट्री सर्वे में। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो सर्वे है जो भी है, तो वो उस टाइप के सर्वे को हम लोग क्या बोलेंगे, मिलिट्री सर्वे बोलेंगे। एंड इंजीनियरिंग सर्वे रिलेटेड टू इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है, जो भी हमारे पास इंजीनियरिंग में वर्क्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इसको आगे पढ़ना है, जिसमें इसके स्टेप्स हैं, ठीक है ना, उनको मैं अभी आगे बताऊंगा एक क्वेश्चन में, तो वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने इन पॉइंटों को लिख लीजिए कि माइन सर्वे का मतलब क्या है, मिलिट्री सर्वे का मतलब क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब क्या है। 3 तो क्लियर हो गए आपको, चौथा आपको अभी पता चल जाएगा। वैसे इंजीनियरिंग वर्क्स में जहाँ पे भी इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, उसमें हम लोग इन सर्वे जो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्लीज़ ये क्वेश्चन मेरी साइड से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको बहुत सारे डाटा बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, और ये डाटा आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। आप बहुत सारे स्टेट्स के जब क्वेश्चन देखेंगे, जेई के या फिर PSU के, या बहुत सारे जो एग्जाम कंडक्ट कराते रहते हैं, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इनका एक ही मतलब है कंसेप्ट कि इनको आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बस यही एक कंसेप्ट है। तो 1 स्क्वायर यार्ड इट इज इक्वलेंट, ये होता है 9 स्क्वायर फीट के इक्वलेंट होता है। तो प्लीज़ याद है तो आपने डायरेक्ट देख करके टिक कर देना है। और अब ये पॉइंट है, इनको याद रखना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ मैं आपके लिए कुछ डाटा लेकर के आया हूँ, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इस डाटा को लिखिए अपने नोटबुक में, और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई भी बुक सॉल्व करते हैं, जो भी आपके पास बुक है, तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। जैसे 1 स्क्वायर मीटर इक्वलेंट कितने यार्ड के इक्वलेंट है, ये क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने सबको मर्ज करके एक जगह पे लिख दिया है। 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1.196 स्क्वायर यार्ड। 1 यार्ड इक्वल टू हाउ मेनी फीट्स, 3 फीट्स। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। 1 फुट इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। 1 फुट इक्वल टू हाउ मेनी इंच, 12 इंच। 1 इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा, 30.48 सेंटीमीटर के इक्वलेंट मिलेगा। नेक्स्ट है 1 स्क्वायर मीटर, इट इज इक्वलेंट 1.207 स्क्वायर गज। क्या डियर स्टूडेंट्स, 1.207 स्क्वायर गज। अब देखिए आप कहेंगे सर ये सब याद रखने, यस याद रखने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई भी जरिया नहीं है, इनको याद रखना ही जरूरी है। 1 एकड़, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1 एकड़ इक्वल टू कितना पढ़ा था, 100 मीटर स्क्वायर। यस और नो, ये इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको आपने बताना है कि 1 एकड़ कितने स्क्वायर गज के इक्वलेंट होता है स्टूडेंट्स। तो आपको याद रहना चाहिए 4840 स्क्वायर गज के इक्वलेंट होता है 1 एकड़। और जब आप हेक्टेयर में देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4047 हेक्टेयर इक्वल टू 1 एकड़। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स 1 न्यूटिकल माइल, ओके, इट इज इक्वलेंट 1.852 किलोमीटर। किसके इक्वल होता है, 1.852 किलोमीटर। एंड 1 माइल इक्वल टू 1.687, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.7 किलोमीटर। तो इसलिए ये सारे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, ये डाटाज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इन सब को क्या कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो आपको बहुत एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू, आपको पता है 1 यार्ड इक्वल टू 1 यार्ड इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 फीट। अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो बोलिए क्या आंसर मिलेगा हमारे को। 1 यार्ड स्क्वायर या फिर 1 स्क्वायर यार्ड, इट इज इक्वलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 9 फीट स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो सिंपल सा है, प्लीज आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खुद से बताइए, ध्यान से बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज इज नॉन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलेंगे। जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है, इसमें जितने भी हमारे पास चांद, तारे, सितारे, इन सब के बारे में जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास किस में आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एरियल सर्वे, जिसको हमारे ज़्यादातर लीडर्स जो हैं, लीडर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, एरियल सर्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी 2-3 दिन पहले क्या आया था, जैसे एक तूफान आया था, ठीक है ना, समुद्र से, तो वहाँ पे जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके क्या कर रहे हैं, एरियल सर्वे कर रहे हैं कि बाढ़ ग्रस्त जो जहाँ पे फ्लडेड एरिया होता है या बहुत ज़्यादा ड्राइड एरिया होता है या जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, जो स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर जाते हैं, उन सब का जो सर्वे किसी हवाई जहाज़ में, किसी प्राइवेट जेट में बैठ करके जो सर्वे किया जा रहा है, उस टाइप के सर्वे को हम लोग क्या बोलेंगे, एरियल सर्वे बोलेंगे। एंड फोटोग्रामेट्री सर्वे, ये ऐसा सर्वे होता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे पॉइंट्स पे किया जाता है जहाँ पे जाकर के हम लोग सर्वे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बहुत नीचे है, बहुत डेप्थ पर है, अब वहाँ पे हम बंदे को नहीं लेके जा सकते कि जाइए भैया अपना चेन टेप ये सब लेकर के सर्वे कर दीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फोटोज़ ले करके उसका क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। उस टाइप के सर्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्री सर्वे बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज इज नॉन एज द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, स्टेप्स इन न्यू प्रोजेक्ट वर्क्स फ्रॉम। जो हमारे पास स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स होते हैं जब भी आप एक न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब आप कोई भी सर्वे वर्क करते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। तो सबसे पहले एज ए इंजीनियर हमारे को क्या चाहिए, हमारे को एक मैप चाहिए, जिस मैप पे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि कहाँ पे क्या बना हुआ है, कहाँ पे क्या बनाना है। इस टाइप का एक मैप हमको मिल गया, ठीक है, किसी भी साइट का। देन हम लोग जब कुछ चीज़ों को उसमें समझ नहीं पाएंगे, देन हम लोग विजिट करेंगे, कहाँ पे, फील्ड पे या साइट पे क्या करेंगे, विजिट करेंगे, और एक रफ क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, रफ सर्वे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल रफ सर्वे इन द सेंस कि जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, यस और नो, और जब आप पिच बनाते हैं, तो क्या आप इन स्टेप की हेल्प से बनाते हैं। नॉर्मली जो हम लोग जाते हैं, ऐसे नहीं जो प्रोफेशनल्स क्रिकेटर्स हैं उनको नहीं, जो मतलब ऐसे हम लोग बैट गेंद लेकर के चल देते हैं खेलने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डग मीन्स पेसिंग, बाय हेल्प ऑफ द पेस हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, ठीक है, जैसे ये बंदा है, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये वाला, ओके, तो हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस टाइप का जो हमारे पास हो गया सिस्टम ना, ये बेचारे के ज़्यादा पैर चौड़ा दिए हैं, ये जो है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, पेस। तो ये अप्रोक्सीमेट जो इसका होता है, ये हमारे पास 75 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट लेकर के चलते हैं। जनरली कितना होता है, एग्जाम में जब पूछा जाता है, जनरली हम लोग इसको कितना लेकर चलते हैं, 80 सेंटीमीटर लेकर के चलते हैं। ध्यान से देखिए, तो इस टाइप का जो सर्वे हो रहा है, इस टाइप के सर्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंसेंट सर्वे बोलते हैं। मतलब साइट पे जाकर के विदाउट इंस्ट्रूमेंट जो सर्वे किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकंसेंट सर्वे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारे को आइडिया आ गया पूरा किसी भी पर्टिकुलर साइट का, देन हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। आफ्टर प्रीलिमिनरी सर्वे देन हम लोग डीपीआर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो अब हमारे को यही है कि इसमें 4 हमारे को दे रखे हैं कि उनका ऑर्डर क्या होगा। स्टेप्स इन न्यू प्रोजेक्ट वर्क्स फ्रॉम,
सबसे पहले हमने क्या करना है, लोकेशन टू फाइन अलाइनमेंट, मैप स्टडी, रिकंस्ट्रक्शन सर्वे एंड प्रीलिमिनरी। तो पहला हमारा काम क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा वर्क है मैप स्टडी करना। फर्स्ट क्या वर्क है हमारे पास, मैप स्टडी करना। देन हमारे पास क्या है, रिकंस्ट्रक्शन सर्वे, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, प्रीलिमिनरी सर्वे, लोकेशन ऑफ द फाइनल अलाइनमेंट, देन डिटेल्ड सर्वे, जिसको हम लोग क्या होते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो प्लीज़ आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और ये बहुत रिपीटेड है और ज़्यादातर आपको किसी भी बुक में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बुक्स हैं आपके पास उन सारी बुक्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में हम लोग किसके लिए सर्वे करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ आपको याद रहना चाहिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे ये हमारे पास है लार्ज वाटर बॉडीज, कंटूर मूवमेंट, कैनाल सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, लार्ज वाटर बॉडीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस किस के हेल्प से हमने इस चीज़ को करना है। इसमें प्लीज़ एक इम्पॉर्टेंट डाटा है वो मैं आपको बता देता हूँ विद इन, प्लीज़ एक सेकंड, 1 मिनट दीजिए मेरे को, वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक डिवाइस होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, फेथोमीटर। कौन सा डिवाइस होता है हमारे पास, फेथोमीटर डिवाइस होता है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 फैथम इक्वल टू हाउ मैनी फीट्स, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमारे पास डिवाइस है, ओके, फेथोमीटर। ये फेथोमीटर क्या है, डिस्टेंस डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ, ओके, डेप्थ ऑफ वाटर को क्या करते हैं, पता कर पाते हैं, ठीक है, कि कितना यहाँ पे वाटर का क्या है, डेप्थ है, बाय हेल्प ऑफ द फेथोमीटर डिवाइस, यस और नो। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है 1 फैथम, ओके, 1 फैथम इक्वल टू हाउ मेनी फीट्स। तो प्लीज रिमेंबर 1 फैथम इक्वल टू 6 फीट। तो ये हमारे को दोनों डाटा क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। फेथोमीटर डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट या फिर डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर, और किस में जनरली करेंगे हम लोग, लार्ज वाटर बॉडीज के केस में हम इस रिजल्ट्स को फाइंड करेंगे। सो प्लीज़ आपको ये डाटा पता होना चाहिए। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्लियर हो गया, माइन सर्वे आपको क्लियर हो गया, मिलिट्री सर्वे आपको क्लियर हो गया, एरियल सर्वे आपको क्लियर हो गया, फोटोग्रामेट्री सर्वे आपको क्लियर हो गया, और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आपको पता चल गया, एंड एक और था, एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज थे जिसके बारे में आपको क्लियर पॉइंट हो गए कि किसका हम लोग क्या यूज करते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो दिस टेबल। तो अब हम लोग इसको क्या क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ द बिल्डिंग साइट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट्स द स्केल यूज्ड। तो अब हमारे को स्केल तो मतलब पता ही है सिंपल सा कि स्केल क्या होता है। अब हमने कौन सा स्केल यूज करना है, टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट्स के लिए। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो हम लोगों के पास है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 मीटर। तो प्लीज रिमेंबर दिस टेबल। ये टेबल आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इस टेबल से हमारे को 3 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये टेबल याद रखना जरूरी है। जैसे कि यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो बोलिए बिल्डिंग साइट, ये हमारे पास क्या हो गया, बिल्डिंग साइट। तो बताइए बिल्डिंग साइट के लिए हम लोगों ने क्या स्केल यूज करना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। क्या यूज करना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर यूज करना है। जिस स्टूडेंट्स को पता होगा वो आंसर बता देगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यस और नो स्टूडेंट्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, बिल्डिंग साइट के लिए हम लोग क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास टाउन प्लानिंग और रिजर्वायर प्लानिंग के केस में जो हमारे पास स्केल होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। नेक्स्ट वन इज द रूट सर्वे।
इन केस ऑफ द रूट सर्वे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। सेम हो गया। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हॉरिजेंटल स्केल एंड वर्टिकल स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इन केस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन, जैसे हमारे पास कोई भी सर्वे वर्क कर रहे हैं, अगर आप उसको इस तरीके से कट कर देते हैं, इस तरीके से लेंथ के परपेंडिकुलर, उस टाइप के सेक्शन को क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। नेक्स्ट है लैंड सर्वे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर टू 50 मीटर। ओके। नेक्स्ट है टोपोग्राफिकल सर्वे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 किलोमीटर टू 2.5 किलोमीटर। एंड लास्ट वन इज द जियोग्राफिकल सर्वे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। सो प्लीज रिमेंबर दिस टेबल। अब इसमें एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे स्केल ना पूछ करके आपसे क्या पूछ लिया उन्होंने? आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का अगर आपसे वैल्यू पूछा जाता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं? यस और नो? आरएफ और बिल्डिंग साइट में कितना हो जाएगा स्ट्रेंथ बोलिए? 1 सेंटीमीटर, तो रेशियो में ले लेते हैं हम लोग। 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, 10, 1 मीटर को 100। यस और नो? नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 सेंटीमीटर, ये कितना? 100 मीटर, 100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। सेम हमारे पास क्या है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से पूरा क्या रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपको स्केल पता है, अगर आपको आरएफ स्केल पता है तो आप आरएफ क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। यस और नो? अगर आपको क्या पता है, स्केल पता है, तो आप आरएफ क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसमें तो कोई भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। मीटर को आप क्या कर दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। सेम हमारे पास यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 1 मीटर। मीन्स कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। आप सभी को पता होना चाहिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। यस और नो? ये रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास 1 रेशियो, ये हमारे पास क्या है, 5 मीटर टू 50 मीटर। तो 5 मीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 मीटर हो जाएगा हमारे पास 500 सेंटीमीटर टू 50 मीटर। तो 50 मीटर को आप क्या कहेंगे, 5000 में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0.25 किलोमीटर। तो 1 रेशियो 0.25 मल्टीप्लाई में 1000 क्या हो गया, मीटर में कन्वर्ट करिए। देन आप किस में करिए इसको, सेंटीमीटर में। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई, किलोमीटर है, किलोमीटर चेंज टू मीटर, 1000 मीटर, देन मीटर चेंज टू सेंटीमीटर। इस तरीके से आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। एंड लास्ट वन इज द 5 किलोमीटर, मीन्स 1 रेशियो 5 किलोमीटर। तो 5 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100। यस और नो? 2 कितना है, 150 किलोमीटर। 150 मल्टीप्लाई में कितना हमारे पास 1000 एंड मीटर कन्वर्ट टू सेंटीमीटर 100। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको स्केल याद है, इसलिए हमने आरएफ वहाँ पे नहीं लिखा था, तो अगर आपको स्केल याद है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास काफ़ी बार क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं कॉलम मैचिंग में। किसमें स्टूडेंट्स? कॉलम मैचिंग में। कि यहाँ पे हमारा देखा है बिल्डिंग साइट, टाउन रिजर्वायर प्लानिंग, रूट सर्वे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, 4 एक तरफ दे दिए और 4 स्केल्स दे रखे, फिर हमने उनको कॉलम मैचिंग करना है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेम होते हैं। सो प्लीज़ आपने इन चीज़ों को क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, बताइए व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल सा, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और beneath the surface by means measurement of distance, directions and elevations is called as the labeling, surveying, geodetic, astronomy। तो सर्वे,
यही हमारे पास क्या होता है, सर्वेइंग की डेफिनेशन होती है कि कोई भी हमारे पास क्या है, ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस, ये जो हमारे पास इस टाइप का जो सर्वे होगा उसके हॉरिजेंटल डिस्टेंस पता करना, वर्टिकल डिस्टेंस पता करना, डेप्थ पता करना, एंगल का मेजरमेंट, डायरेक्शन, इन सब का जो हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्वे सिंपली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केल इन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड एट ए टाइम इज कॉल्ड। ध्यान से देखिए, द स्केल इन विच 3 सक्सेसिव dimensions can be measured at a time is called chord scale, plane scale, diagonal scale, vernier scale. Answer is the diagonal scale. Yes or no? जो प्लेन स्केल होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू सक्सेसिव डायमेंशंस का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, डायमेंशंस। ओके, एग्जांपल्स क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास प्लेन स्केल का, जैसे कि मीटर डेसीमीटर, ओके, मीटर डेसीमीटर कॉमा डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, यस और नो, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सेंटीमीटर कॉमा एमएम, यस और नो। ये हमारे पास क्या है, प्लेन स्केल। प्लेन स्केल क्या करता है, लगातार 2 यूनिट्स का मेजरमेंट करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, लगातार 2 यूनिट्स का मेजरमेंट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन स्केल। डायगोनल स्केल में क्या है डिस्टेंस, 3 सक्सेसिव डायमेंशंस का हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मेजरमेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या, ध्यान से देखिए, यूनिट, ओके, 1/10th यूनिट एंड 1/100th यूनिट। ओके, सेम इसमें क्या था हमारे पास, जो प्लेन स्केल था, प्लेन स्केल में हम लोग क्या देखते हैं, यूनिट कॉमा 1/10th यूनिट, मीन्स जैसे हो गया डेसीमीटर, डेसीमीटर इक्वल टू क्या होता है, डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1/10 इंटू मीटर, यस और नो। जैसे क्या होगी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1/10 डेसीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर एमएम में देखेंगे तो एमएम इक्वल टू क्या होगा, एमएम इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए प्लीज। कहने का सिंपल सा मतलब था कि डेसीमीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, यस और नो, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 एमएम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये जो मेजरमेंट करता है प्लेन स्केल, मीटर डेसीमीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एमएम, तो लगातार दो जो यूनिट्स हैं उसका मेजरमेंट हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द प्लेन स्केल। किसकी हेल्प से करते हैं स्टूडेंट्स, बाय हेल्प ऑफ द प्लेन स्केल की हेल्प से करते हैं। और इसमें अगर आपको एग्जांपल लिया जाए तो ये क्या होता है, 1 डेसिमल तक क्या होता है, वैलिड होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 2.3 सेंटीमीटर इज एग्जाम्पल, इस टाइप का जो मेजरमेंट होगा 1 डेसिमल पॉइंट तक का ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है। कौन, प्लेन स्केल। कौन करता है, प्लेन स्केल। इसका मतलब क्या हुआ, 2.3 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या हुआ, 2.3 सेंटीमीटर सिंपल सा है 2 सेंटीमीटर 3 mm, ये हमारे पास हो गया इस तरीके से, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 mm। आप इसको देख लीजिए, 2 सेंटीमीटर प्लस आप इसको क्या करिए, mm को सेंटीमीटर में करिए, तो आप क्या कहेंगे 3/10 सेंटीमीटर। तो सिंपली कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0.3 इक्वल टू 2.3। जो प्लेन स्केल होता है वो 1 डेसिमल तक का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। बट जो डायगोनल स्केल होता है ये 2 डेसिमल तक क्या करता है, मेजरमेंट करता है। क्या करता है, 2 डेसिमल मेजरमेंट अप टू 2 डेसिमल। टू डेसिमल, अब 2 डेसिमल कहिए या फिर 2 डेसिमल मेजरमेंट 2 डेसिमल, ठीक है ना,
इसको भी हटाइए, 2 डेसिमल लिख दीजिए सिंपल, ठीक है, 2 डेसिमल, सिंपली ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2.83 मीटर, लाइक दिस 2.83। तो इसमें हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, 2 मीटर यस और नो प्लस 8 डेसीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास इसी के इक्वलेंट है। जैसे 2 मीटर प्लस डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए तो 8/10 मीटर यस और नो प्लस 3 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इट इज इक्वलेंट क्या होगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग कहेंगे 2 मीटर प्लस 0.8 मीटर प्लस 0.03 मीटर। आप इनको ऐड कर सकते हैं 2.83 मीटर। तो इस तरीके का हमारे पास होता है। इसका मतलब डायगोनल स्केल इज वैलिड फॉर 2 डेसिमल पॉइंट्स। ओके, मतलब जब हम लोग यहां पे मेजरमेंट कर रहे होंगे तो 2 डेसिमल तक का मेजरमेंट करेगा, 3 का नहीं करेगा, 2 का करेगा, ठीक है। और जो प्लेन स्केल है ये हमारे पास क्या करता है, 1 डेसिमल पॉइंट तक का करता है। इसमें 2 सक्सेसिव डायमेंशंस होती हैं, क्या होती है, यूनिट और 1/10 ऑफ द यूनिट। बट इन केस ऑफ डायगोनल स्केल यहां पे हमारे पास क्या होती है, 3 सक्सेसिव डायमेंशंस होती है, यूनिट 1/10 यूनिट, 1/100 यूनिट होती है। यहाँ पे 3 डायमेंशंस का हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्ड स्केल। कॉर्ड स्केल से क्या करते हैं, सेट आउट ऑफ द एंगल्स। ओके, सेट आउट ऑफ द एंगल्स विदाउट हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर जो होता है उसकी हेल्प के बिना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल्स का मेजरमेंट एंड सेटिंग या सेट आउट ऑफ द क्या होता है, एंगल्स होता है बाय हेल्प ऑफ द कॉर्ड स्केल। ओके, नेक्स्ट वन इज द वर्नियर स्केल। ये डिस्टेंस हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, इसको मेन स्केल के साथ यूज करते हैं। मेन स्केल में और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्नियर का यूज करते हैं। तो जनरली जो हम लोग वर्नियर्स पढ़ते हैं हमारे पास कौन कौन सा है, हमारे पास एक है हमारे पास डायरेक्ट वर्नियर, यस और नो, डायरेक्ट वर्नियर। नेक्स्ट है हमारे पास रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड वर्नियर, ओके, रेट्रोग्रेड वर्नियर। एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड वर्नियर। एंड लास्ट वन इज द, जैसे हो गया हमारे पास डबल वर्नियर। ओके, डबल वर्नियर। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट वर्नियर में छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, बिकॉज ये सारा हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से टीच कर रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जिन बच्चों को पता रहता है उनका बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। तो डायरेक्ट वर्नियर में सिंपल सा मतलब क्या है, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। सिंपल सा पॉइंट ये आपने याद रखना है। इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। यहां पे जो v है ये क्या हमारे पास, स्मॉलेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ओके, ऑफ वर्नियर स्केल। एंड s इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है ना, मेन स्केल। सो प्लीज रिमेंबर दिस डाटा। इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर NV इक्वल टू n-1 इंटू S। और इस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो सेम डायरेक्शन में क्या करती है, इंक्रीज करती है। इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर बोथ ग्रेजुएशंस या बोथ जो स्केल्स ग्रेजुएशंस आर इंक्रीजेस इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मेन स्केल का वैल्यू क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन इंक्रीज करे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, सेम उसी डायरेक्शन में वर्नियर के ग्रेजुएशंस भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इस टाइप के वर्नियर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वर्नियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द रेट्रोग्रेड वर्नियर। इन दिस केस प्लीज रिमेंबर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो बोलिए इस केस में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो किसका बड़ा होगा, बोलिए
वर्नियर का या मेन स्केल का? इन दिस केस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज larger than the smallest division of the main scale in case of retrograde vernier. But in case में smallest division of vernier is less than the smallest division of the main scale. Okay, but please dear students, R for retrograde and R for reverse. Yes or no? R for retrograde and R for reverse. रिवर्स का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मेन स्केल की रीडिंग्स क्या है, जिस डायरेक्शन में मेन स्केल की ग्रेजुएशंस क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्नियर स्केल्स की जो ग्रेजुएशंस हैं वो इंक्रीज करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज आर मींस रिवर्स या फिर क्या कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, इंक्रीज करती हैं. ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है. नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंडेड वर्नियर. एक्सटेंडेड वर्नियर में होता है एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इक्वल टू 2n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. यस और नो? प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 2n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. ओके, डबल वर्नियर का सिंपल सा मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूं लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द मेन स्केल एंड दिस इज द वर्नियर स्केल. जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड हेयर इज 359 डिग्री और दिस वन इज द 358 डिग्री एंड दिस वन इज द 357 डिग्री. हेयर इज 0 1 2 3 सेम इस तरीके से. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ वर्नियर इज द डबल वर्नियर. ओके, डबल वर्नियर. नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए पिक्चर्स के थ्रू समझा पाऊँ और किस तरीके से हम लोग रीडिंग लेकर के आते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस बताऊंगा, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि रीडिंग पढ़ते कैसे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है देखिए, इसमें बोथ साइड क्या होती हैं, रीडिंग्स होती हैं. तो ये किसका एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा थियोडोलाइट वर्नियर जो होता है वो एग्जांपल किसका है, डबल वर्नियर का एग्जांपल है. ठीक है ना. एक्सटेंडेड वर्नियर इज एग्जांपल, या जो एक्सटेंडेड वर्नियर यूज्ड किस में होता है, यूज्ड इन एबनेलेबल एंड astronomical sextant. ओके, इन सब में किसका यूज होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर का यूज होता है. ठीक है ना. डायरेक्ट वर्नियर NB इक्वल टू n-1, रेट्रोग्रेड NB इक्वल टू n+1 into s, extended vernier NB equal to 2n-s used in the Abney-level and astronomical sextant. Double vernier is the example of the theodolite vernier. Okay students, वर्नियर का सिंपल सा मतलब होता है कि हम लोग मेन स्केल में जो रीडिंग पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर mm, हम लोग mm से भी छोटा वाला फ्रैक्शन स्टडी करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्नियर का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वर्नियर का यूज करेंगे. एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस, इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपने याद रखना है, लीस्ट काउंट. ओके, लीस्ट काउंट इन ऑल 3 केसेस, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर एंड एक्सटेंडेड वर्नियर इज इक्वल टू S/N. प्लीज रिमेंबर दिस डाटा. S इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल. ओके, smallest division of main scale, n equal to number of या total division of, ठीक है ना, total division of वर्नियर स्केल. सो प्लीज रिमेंबर दिस डाटा. तो आई थिंक आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था, बट हमने यहाँ पे पूरे स्केल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है
कि स्केल्स कौन कौन से हैं, कॉर्ड स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल्स, डायरेक्ट वर्नियर एंड रेट्रोग्रेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर एंड डबल वर्नियर, ठीक है ना। एक सिंगल वर्नियर भी होता है, ठीक है ना, जो एक ही साइड में क्या करती है, जिसमें मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे कि डायरेक्ट वर्नियर इज एग्जांपल ऑफ सिंगल वर्नियर, ठीक है। सो आई थिंक आपको एक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। बोलिए स्टूडेंट्स। प्लम बॉब एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन प्लेन सर्वेइंग, बोलिए। प्लम बॉब एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन प्लेन सर्वेइंग आर कट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इंक्लाइंड पैरेलल टू ईच अदर, इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो प्लीज यहाँ पे देखिए, एक तरीके से ये हमारे पास एक लाइन है और इसमें हमने क्या कर रखे हैं, इस तरीके से दो प्लम बॉब को क्या कर रखा है, रखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप का क्या होता है, प्लम बॉब होता है। इन केस ऑफ प्लेन सर्वे, प्लीज रिमेंबर, इन केस ऑफ प्लेन सर्वे, ठीक है, प्लम बॉब्स एट 2 डिफरेंट प्लेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, आर पैरेलल टू ईच अदर इन केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग, बट इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे, ठीक है ना, इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, तो ये इस तरीके से, एंड दूसरा हमारे पास प्लम बॉब यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से जो प्लम बॉब हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, मीट कर रहे होंगे लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। इन केस ऑफ जियोडेटिक, प्लम बॉब्स at different places are intersect at the center of the earth. What is this? This is the center of the earth. Okay, center of the earth. So please इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। Plumb bob at 2 different places in plane surveying are parallel to each other. Okay, but in case of geodetic survey both are intersect at center of the earth. So please these 2 points are very important, okay, in case of plane survey, because इसमें हम लोग क्या नहीं करते हैं, इसमें कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते, इसलिए जो लाइन होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट इन दिस केस कर्वेचर इज कंसीडर, ओके। इन जियोडेटिक सर्वे, in case of geodetic survey, curvature, earth of curvature is considered, but in case of plane survey earth of curvature is not considered. Yes or no? और कुछ 2-3 पॉइंट और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लीज आपने ध्यान से सुनना है। इन केस ऑफ प्लेन सर्वे is generally used for small areas less than 195 किलोमीटर स्क्वायर, बट इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे मोर देन 195 किलोमीटर स्क्वायर या लार्ज एरिया पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसको, जियोडेटिक सर्वे को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना, अभी हमारा आगे आएगा वो क्वेश्चन, वहां पे मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताऊंगा, ठीक है। ये किसके केस में डिस्टेंस, पैरेलल टू ईच अदर इन केस ऑफ प्लेन सर्वे, ओके, प्लेन सर्वे, बट ये किसके केस में, जियोडेटिक, ओके, जियोडेटिक सर्वे के केस में ये हमारे पास होगा। सो प्लीज बोथ आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ प्लेन ट्रायंगल एंड स्पेरिकल ट्रायंगल फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। यहां पे मैं आपको 2-3 डाटा बताऊंगा और आपने इन डाटा को क्या रखना है, याद रखना है। ध्यान से देखिए,
सॉरी, ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास है प्लेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास प्लेन ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और एक हमारे पास है स्फेरिकल ट्रायंगल लाइक दिस। सॉरी, हम लोग दूसरा कलर यूज करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। ओहो, ठीक है। इसमें जो येलो वाला है ना, येलो वाला, ये हमारे पास कौन सा है? स्फेरिकल ट्रायंगल। कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? स्फेरिकल ट्रायंगल, स्फेरिकल ट्रायंगल। और ये वाला कौन सा हमारे पास? प्लेन ट्रायंगल, ठीक है ना, प्लेन ट्रायंगल। अब इन्होंने क्या बोला है कि जब आप कोई सर्वे कर रहे हैं 195 किलोमीटर स्क्वायर या लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर, इन दिस केस, ध्यान से देखिए, सेम कलर से मैं मार्क कर रहा हूं। ये हो गया एंगल ए, सॉरी, एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल बी। ओके, एंड डिफरेंट, दिस इज द, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए डैश, एंगल सी डैश, एंड दिस इज द एंगल बी डैश। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फोर एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर और लेस देन दिस एरिया, ठीक है, फोर एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर और लेस देन एंगल ए डैश प्लस एंगल बी डैश प्लस एंगल सी डैश। ये कौन से एंगल हैं डियर स्टूडेंट्स? दीज आर स्फेरिकल एंगल्स, ठीक है ना। स्फेरिकल ट्रायंगल में जो एंगल्स होंगे उन एंगल्स को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल एंगल्स। और जो प्लेन ट्रायंगल में एंगल्स होंगे उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? उस एंगल को क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल्स। तो यहां पे देखिए, माइनस, अगर माइनस करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या फिर हम लोग थोड़ा सा इसको और उधर कर देते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको 2-3 डाटा समझने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस एंगल सी इज इक्वलेंट 1 सेकेंड। प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। Please remember this result. Okay, sum of spherical angles, sum of plane triangles, जब इस सम में से इस सम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आएगा स्टूडेंट्स? 1 सेकेंड के इक्विवेलेंट आएगा इफ एरिया इज लेस देन इक्वल टू 195 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। अब एग्जाम में 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? सम ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल्स। बोलिए, सम ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल्स। व्हाट इज द सम ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल्स? तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कहेंगे? एंगल ए डैश प्लस एंगल बी डैश प्लस एंगल सी डैश ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 540 डिग्री। प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एंगल ए डैश, एंगल बी डैश प्लस एंगल सी डैश, दीज आर द एंगल्स ऑफ स्फेरिकल एंगल्स। इनका जो सम होगा वो 180 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जब आप एक प्लेन ट्रायंगल की बात करते हैं, इन केस ऑफ प्लेन ट्रायंगल, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स? इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। बट इन केस ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल्स, स्फेरिकल ट्रायंगल्स तो 1 सेकेंड और ज्यादा होता है। अगर आप सिर्फ 195 किलोमीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसका वैल्यू किससे ज्यादा होता है? सम ऑफ द स्फेरिकल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री या मोर देन 180 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? मोर देन 180 डिग्री। पर इसका भी तो एक लिमिट होगा ना, परंतु जो मैक्सिमम इसका जो सम होगा वो 540 से क्या नहीं हो सकता? ज्यादा नहीं हो सकता है। सो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स।
180 से ज़्यादा होना चाहिए और 540 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो प्लीज़ इसलिए इस क्वेश्चन को आपने क्या रखना है, याद रखना है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सिंपल सा है, 1 सेकेंड, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बट हम लोग कुछ और भी चीज़ों को देखना चाहते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। फॉर डिस्टेंस 18.5 किलोमीटर, for distance 18.5 kilometer, what is the difference between arc length of AB and chord length AB? मीन सिंपल सा, हमारे पास कोई इस तरीके का है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आर्क लेंथ ए बी, और एक आप सेम कॉर्ड बना रहे हैं यहाँ पे लाइक दिस इज द कॉर्ड एंड दिस पॉइंट इज द बी, दिस इज द कॉर्ड ए बी। अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे, आर्क लेंथ माइनस कॉर्ड लेंथ, इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना होगा डिस्टेंस? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होगा। बट नाउ डेज ये जो वैल्यू है 18.5 किलोमीटर, अब आपसे कितना पूछा जाएगा? 12.5 किलोमीटर पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 12.5 किलोमीटर पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, सेम रिजल्ट्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे पहले हम लोग बोलते थे ना प्लेन सर्वे, हम लोग अगर एरिया अप टू 260 किलोमीटर स्क्वायर तक है तो वहां तक हम लोग क्या करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं। बट एट नाउ डेज एरिया इट इज इक्वल टू और लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर, सेम एज वेल एज आर्क लेंथ एंड कॉर्ड लेंथ। जो पहले हम लोग कितना लेते थे, 18.5 किलोमीटर लेते थे, एट नाउ डेज हम लोग कितना लेके चलते हैं, 12.5 किलोमीटर लेकर के चलते हैं। बट डिफरेंस इज सेम, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? सो इसलिए इन डाटाज को आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, प्लीज याद रखना है। एग्जाम में चाहे 18.5 किलोमीटर हो या 12.5 किलोमीटर हो, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। क्या होगा? 1 सेंटीमीटर ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो प्लीज आपने इन पॉइंट्सों को क्या रखना है माय डियर, याद रखना अच्छे से। ओके, ये सारे पॉइंट्स थे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, बताइए ये कौन सा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग scale of the map is not affected due to shrinkage of the map? So please remember, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, graphical scale is not affected due to shrinkage of map. Graphical scale is valid after shrinkage of map. Only and only graphical scale is valid. Okay students? इंचिंग स्केल कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 मीटर। अगर आप इस तरीके से किसी स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये किसको बताता है? इंजीनियरिंग स्केल को बताता है। ग्राफिकल स्केल, क्लियर, सिंपल सा, जो डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, ग्राउंड में होती है, सेम किसी एक स्केल को लेकर के हम लोग उसको क्या करते हैं, मैप पे ड्रॉ कर देते हैं ग्राफिकल स्केल के केस में। एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इट इज FR। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस, मैंने लास्ट क्लास में बताया, फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस, ओके, यूनिट डिस्टेंस ऑन मैप ऑब्लिक प्लान टू द corresponding distance on ground in same unit। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सेम यूनिट। ओके, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को भी समझ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल। हमारे को यहाँ पे लार्जेस्ट स्केल पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप खुद से सोचिए, क्वेश्चन का खुद से आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल। तो ये हमारे को सारे क्या गिवन कर रखे हैं, RF गिवन कर रखे हैं। तो जो ए ऑप्शन है वो क्या हमारे पास, सॉरी ए जो है RF इक्वल टू है 1/500। सेकेंड का जो RF है
वो हमारे पास कितना है 1/1000। RF ऑफ द थर्ड ऑप्शन 1/2500 एंड RF ऑफ द फिफ्थ जो फोर्थ है 1/50,000। अब आप खुद सोचिए, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, ABCD। RF इक्वल टू दिस 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 दिस। तो मैंने क्या बोला था, इन आपने ध्यान से समझना है कौन सा पूछा हमसे, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट। आपने ये देखना है कि जो RF दे रखा है उसका डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो एक सबसे स्मॉलेस्ट स्केल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एंड वाइस वर्सा। तो बोलिए इसमें सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर कौन सा है रेजिस्टेंस, ये सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है और ये सबसे छोटा डिनोमिनेटर है। ओके, तो बोलिए इसमें लार्जेस्ट स्केल कौन सा होगा, दिस वन इज द लार्जेस्ट स्केल एंड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट स्केल। ओके, स्मॉलेस्ट स्केल। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, लार्ज स्केल का मतलब क्या है, यहाँ पे लार्ज स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अप टू 10 मीटर। मीन्स क्या मतलब हुआ, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप ऑब्लिक प्लान इक्वल टू अप टू 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो उस टाइप के स्केल को क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल। सेकेंड है हमारे पास मीडियम स्केल। ओके, मीडियम स्केल क्या होगा हमारे पास, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 10 मीटर टू 100 मीटर। एंड स्मॉल स्केल ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप ऑब्लिक प्लान ग्रेटर देन 100 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो इस टाइप का जो भी होगा हम लोग बता देंगे। बोलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लार्जेस्ट। ए ऑप्शन इज द लार्जेस्ट, ठीक है ना, और डी इज द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ध्यान से पढ़िए एक एक क्वेश्चन को, एक एक स्टेटमेंट को प्लीज ध्यान से पढ़िए। इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल, अभी हम लोग पढ़ के हटे हैं, डायरेक्ट वर्नियर स्केल कौन सा होता है, NV इक्वल टू N-1 इंटू एस। मीन्स कहने का मतलब है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू N-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू N-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ग्रेजुएशंस इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन किसको बताता है, रेट्रोग्रेड को, रेट्रोग्रेड वर्नियर। ओके, ये आंसर नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट डिवीजन इज लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ध्यान से देखिए, स्मॉलेस्ट डिवीजन इज लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, गलत। ये भी किसको बताता है, रेट्रोग्रेड को। ओके, रेट्रोग्रेड में क्या होता था, NV इक्वल टू N+1 इंटू एस के इक्वलेंट होता था। यस और नो, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान से देखिए, ग्रेजुएशन इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशंस ऑफ द मेन स्केल इंक्रीजेस, यस दिस वन इज द करेक्ट। तो विच आंसर इज करेक्ट स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। या फिर अच्छा, ये वाला कब सही हो सकता था, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल स्मॉलेस्ट डिवीजन, वर्नियर स्केल स्मॉलेस्ट डिवीजन इज स्मॉलर देन, क्या होता है डीएसएस, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अगर इस केस में यहां पे स्मॉलर लिखा होता, क्या लिखा होता, स्मॉलर, देन बी ऑप्शन क्या हो सकता था, करेक्ट हो सकता था। बिकॉज अगर आप n इक्वल टू 10 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स, n इक्वल टू अगर आप 10 पुट करते हैं तो आप कहेंगे 10v इक्वल टू कितना जगह 9s। तो आप खुद समझ सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम केस में आपके लिए कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, KTP JK SSB स्टूडेंट्स के लिए 9 न्यू टेस्ट, ठीक है, क्या लेकर के आ रही है, फुल मॉक टेस्ट लेकर के आ रही है, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है ना। और KTP PPSC स्टूडेंट्स के लिए 15 टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, 15 टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ आप क्या करते हैं, अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से देखिए, इतना सारा नॉलेज है। अब इसको आपको क्या करना चाहिए,
टेस्ट के थ्रू चेक करना चाहिए कि यार इतना सारी चीज़ों को मैंने पढ़ तो लिया, क्या ये जो मैंने पढ़ा है वो सब सही है या फिर क्या है। ठीक है ना, देखिए कितना अच्छे से हमने एक एक पॉइंट को यहाँ पे स्केल को पढ़ने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से चीज़ों को पढ़िए। ठीक है ना, कितना देखिए टेबल है, एक एक पॉइंट को बताने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पे डिविजन्स हैं। ठीक है, आपको शायद अच्छा लग रहा होगा। अगर देखिए आपको कोई काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। ठीक है ना, कमेंट कर दिया करिए। लाइक डिपेंड ऑन यू, आप कर रहे हैं ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है, अच्छा लगता है हमको जब आप भी कोई काम करते हैं। तो आपके लिए अगर कोई एक अच्छी बात बोल देता है तो आपको ना एक एनर्जी आती है। अगर गलत है तो वो तब भी बोलना चाहिए, और जो गलत बोलते हैं, गलत इन द सेंस अगर जो हमारी साइड से गलत है उसको बोलना चाहिए। तो उससे क्या है कि हम लोग उसमें सुधार करते हैं। ठीक है ना, सिर्फ ऐसे नहीं करना चाहिए कि पढ़ भी लिए यार मेरे लायक से पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा अब आप खुद सोचिए ना, ये सारा ज्ञान हमने आपको दिया है, अगर एक भी क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में तो जीवन बदल देगा, लाइफ चेंज हो जाती है। एक इंसान से एक इंजीनियर बन जाएंगे, साफ साफ कहने लगेंगे सब आपको। तो जनाब हम आपको एक बहुत बड़ा ओहदा देना चाहते हैं, थोड़ा सा हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए कि कभी कोई अच्छा वीडियो लगता है, अच्छा कमेंट लगता है तो उस पर कुछ अच्छा लिख दिया करिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या कोई आपके अकॉर्डिंग लगता है कि नहीं इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो उसको और पहले लिखना चाहिए। ठीक है ना, चाहे अच्छी चीज़ को लिखो या मत लिखो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।